86,000 करोड़ रुपए इनके पास जमा है, इनके खाते में जमा है, जो हमारे में जो लैप्स होने से लैप्स नहीं हुआ बच गया। तो ये फैसला लेते हैं कि 10 साल में बराबर लगे। इन बेईमानों को ये बताएंगे, बेईमानों हरामखोरों, जो वायदा करते हो, जवान देते हो, प्रस्ताव पास करते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट करो। बेईमान, लुच्चे, लफंगे, गुंडे हैं, और ये जितने भी मंत्री या सरकार है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो अपना पेट रिश्वतखोरी करके भर करके अपना घर भर रहे हैं। और दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मेरे साथ बहुत ही चर्चित शख्सियत मेरे साथ समय मौजूद हैं। आप हैं जय भगवान जाटव जी। आपको बता दूं मैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। और उस दौरान कई सारे लोगों के, अब आप कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग थे जिनके इन्होंने काम करवाए हैं। आपने दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। उस सेंटर की भी नींव रखने वाले जय भगवान जाटव थे उस समय जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, और वो चर्चा है भीम संसद के बारे में। हमारे देश में संसद है जिसमें तमाम सांसद हैं और हर तरीके के कानून, हर तरीके की चर्चा वहाँ पर होती है। लेकिन ऐसे में भीम संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, जानने की कोशिश करेंगे जय भगवान जाटव से। जी सर, क्या कहेंगे सर? पहले तो आपका स्वागत है। और भीम संसद जो ये नवंबर में होने वाला है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा है, मैं पहले तो जस्टिस इंडिया आपका स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि 75 साल से देश आज़ाद हो चुका है। 75 साल हो चुके पूरे, देश आज़ाद हुए। हम लोगों को सामान्य वर्गों के बराबर लाने के लिए वायदे किए गए। जो भी सरकार आई, बाबा साहब से वायदा किया, उसके बाद हर बार ये वायदा करते रहे कि 10 साल में बराबर ले आएंगे, 10 साल में बराबर ले आएंगे। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी जिसमें कि ऐसे कदम उठाए गए हों कि हम उनके बराबर आ जाए। अभी 2005 में 27 जून 2005 को 51वीं मीटिंग हुई थी एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, हिंदी में जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बोलते हैं। सभी मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट जितनी है वो उसमें बैठती है और वहाँ पर प्रस्ताव पारित करते हैं। तो इस बार प्रस्ताव पारित किया गया 2005 में। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग थी। प्रस्ताव पास हुआ कि भाई 10 साल के अंदर अंदर हम इन लोगों को सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। लेकिन एक भी कदम इन लोगों के लिए नहीं उठाया गया। जो पुरानी घिसी पिटी योजनाएं जो चल रही हैं वही योजनाएं चली, नई योजना एक भी इंट्रोड्यूस नहीं की। जबकि हमने बार बार मांग रखी कि हमारी इंडस्ट्री लगवाइए, हमारे लोगों में 70% का ड्रॉप आउट रेट चल रहा है एजुकेशन में, उसको कम करिए, उसको लाइए कि वो कम से कम होना चाहिए। 70% ड्रॉप आउट रेट बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हमने उनको बहुत सी योजनाएं और बहुत सी स्कीम दी। हमने कहा गांव में हमारे लोगों के पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना और कुछ है, कमाई का रोजगार का कोई साधन नहीं है। जो हम लोग दूध बेच करके, पशुपालन करके जो लोग दूध बेच कर गुजारा करते थे वो भी अब ख़त्म हो गया। कोई भी रोजगार का साधन नहीं। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है गांव देहातों में कि 2 टाइम की रोटी भी लोगों को मौसर नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सरकार के ढकोसले हैं, जो हम लोग को बेकार का बहकाने का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, उसकी पोल खोली जाए। और सरकार से हम ये मांग करेंगे कि हमें वाइट पेपर 75 साल पूरे हुए हैं, तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इन 75 सालों में का वाइट पेपर जारी हो, एक जिससे कि ये पता लग सके कि शेड्यूल कास्ट का अभी तक हुआ क्या है। चंद नौकरी के अलावा कौन सा हमारी इंडस्ट्री लगवाई हैं, कौन से हमें लोन दिए हैं, क्या किया है। 1% आदमी भी नौकरी में नहीं है। सभी लोग अपना इधर उधर के धंधे करके अपना गुजारा करते हैं। तो हालात इतने भयानक है जिसका कोई जवाब नहीं। आज बजट का इन्होंने पास किया 2005 में कि हम लोग आबादी के अनुपात में बजट देंगे, एक्ट बनेगा, ये सब कहा। लेकिन ना एक्ट बना, ना बजट पास हुआ। 4 राज्यों ने
एक्ट बनाया है, सिर्फ 4 राज्यों जिसमें उत्तराखंड है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये 4 राज्यों ने बनाया, लेकिन वो भी अधूरा है। वो भी पैसा उतना नहीं देते जो आबादी के अनुपात में देंगे। और वो हमारे कोड आमंत्रित हैं, वो 789 शेड्यूल कास्ट के लिए 789 में रखा जाएगा। और यदि वो शेड्यूल ट्राइब का पैसा 797 कोड में रखा जाएगा, वो पैसा ना डाइवर्ट हो सकता है, ना वो लैप्स हो सकता है। तो लैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन ना ही डाइवर्ट हुआ तब से 2005 से। नहीं तो पहले तो सारा पैसा पार्क बनाने में, स्कूल बनाने में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में खर्च कर देते हैं। कहते हैं आप भी तो यहाँ चलोगे, उसके ऊपर पाबंदी लगी है। लेकिन आज तक हमें उसका, वो तो कहते हैं आबादी के अनुपात में, आबादी का अनुपात तो छोड़ो, आधा भी ये नहीं दिया गया। हमारी आबादी यदि पूरे देश में 15% जैसे ये कहते हैं मानी गई है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब की मानी गई है, तो दोनों को मिला के 22.5%। इन्होंने आज तक 11% भी हमें हमारा फंड नहीं दिया। 22.5% देना चाहिए था आबादी के हिसाब से, और हमारी स्कीम बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ स्कीम नहीं बनी। आज हालत ये है कि इनके पास पैसा, यदि ये पूरा खर्च करते तो वो पैसा आज 86,000 करोड़ रुपए इनके पास जमा है, इनके खाते में जमा है। जो हमारे में जो लैप्स होने से लैप्स नहीं हुआ, बच गया, वो बच गया। अब इसमें 70% ड्रॉप आउट रेट है। यदि उन बच्चों को समय से स्कॉलरशिप चला जाता तो वो ड्रॉप आउट बच जाता। इस तरह से यूजीसी के द्वारा एक स्कीम चलती थी, राजीव गांधी फेलोशिप, उसका नाम बदल के इन्होंने कर दिया नेशनल फेलोशिप। उसमें 11,500 बच्चे पीएचडी करने के लिए आए। आरटीआई का जवाब है मेरे पास। 11,500 में 2,000 एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये एलिजिबल नहीं है, तो 9,500 बचे। 9,500 में से 2,000 बच्चों को दिया केवल स्कॉलरशिप, जो उन्होंने जवाब दिया है कि 2,000 बच्चों को दिया, तो 7,500 बचे। 7,500 बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया? क्या कहेंगे जी? उसका मतलब ये हुआ कि ये देना ही नहीं चाहते, ये तो बहकाते हैं, हमें लुभाव जैसे चुंगा डालते हैं, चुंगे वाली डालने वाली बात है। इन लोगों ने सभी बच्चों को, जब पैसा है और पूरा पैसा फंड हमारा मिलता है, तो सब बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए। दूसरा इन्होंने लगा रखा है एक पीजी स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1,000 बच्चों को देंगे, जबकि हमारे कम से कम 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे देश में, 20,000 या और ज़्यादा भी पढ़ रहे हो। लेकिन ये दे कितने को रहे हैं? 1,000 बच्चे को। बाकी को कौन देगा? कोई नहीं देता। जो हम लोग जो बुला रहे हैं जी, वो सवाल जी, सवाल मेरा उसी पे है। तो क्या लग रहा है, जो संसद है अभी, जिसमें तमाम सांसद हैं, तमाम मंत्री हैं और देश की चर्चा करते हैं, क्या वो लोग अब आप ये जो 22% की आप जो बात कर रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या भीम संसद है उसका? यहाँ डेली के इतने अत्याचार हो रहे हैं आज की तारीख में। अब लखीमपुर खीरी में 5-6 लोगों ने उनके लड़की के साथ बलात्कार किया, 2 बहनों के साथ, फिर उन्हें मार के टांग भी दिया। अभी एक कांड नहीं, ऐसे कांड इंदर का कांड था, अभी जगह जगह अभी सिर्फ बहुत से कांड हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, रोज आ रहा है, इतने कांड हो रहे हैं। एट्रोसिटीज एक्ट को लगाता नहीं, पुलिस बेईमान है, भ्रष्ट है, वो उनकी सुनती है। अदालतों पर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। अदालतों ने भी 1% भी आज तक जितने केसेज कोर्ट में गए हैं, कभी उन्होंने फैसला नहीं दिया कि किसी को सजा हुई हो। 1% मामलों में भी सजा नहीं है। तो सारे मामले क्या है, सब झूठे होते हैं क्या? जो केस उनके पास आए प्रॉपर नहीं सुनवाई। यदि आदमी मरे, कितने कितने आदमी मरे, और यदि वे मरे और केस उन्होंने सब कहा, किसी का कोई सबूत नहीं मिला, छोड़ दिया, तो कोर्ट की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो सीबीआई को दे, या कोर्ट अपने अंतर्गत कोई एसआईटी बना करके उसके द्वारा उसकी जांच करवाते? बस सीधा छोड़ दिया, गया, काम खत्म। क्या भीम संसद जो अभी नवंबर में होने वाला है, वो तमाम क्या करने वाली है अभी? क्या सरकार के तमाम नकेल लगाएगी भीम संसद? आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस में पूरे 8 साल से एक सवाल जवाब नहीं हो रहा। कोई हमारे साथ जुल्म जाती भी हो रही है। ये जो
हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना वो भी नहीं मिल रहा है, जो थोड़ा थोड़ा बहका रहे हैं, पूरा कोई काम नहीं। हाउस में कोई सवाल उठाया नहीं जाता, पार्लियामेंट हाउस में जितने सांसद हैं हमारे सब मुंह बंद कर करके बैठे हैं। एक भी आदमी, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का, कोई आदमी उठाने को तैयार। इसलिए मजबूरन होकर के हम लोगों ने भीम संसद बनाई है और पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आएंगे। उसमें भीम संसद में हम चर्चा करेंगे और इन लोगों की जिन्होंने हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, एक तरह से नहीं अनेक तरह से जुल्म ज्यादती चल रही है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों ने ये भीम संसद बनाई है। उसमें प्रस्ताव लाएंगे, पास करेंगे, बहस होगी, चर्चा होगी, क्योंकि दर्द हमारे है। इलाज वो करे जा रहे, अरे इलाज कर रहे, पहले हमसे ये तो पूछो दर्द कहाँ है। तो बिना पूछे ही सब इलाज चल रहा है। हम लोग सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि जो हमारे दर्द है जहाँ दवाई उसी चीज़ की दी जाए। हमारे को 70% ड्रॉप आउट रेट नहीं होना चाहिए। पीजी में 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए। हमारा कहना है सबको मिलना चाहिए। जो पीएचडी कर रहे बच्चे उनको सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमारा मांग रखेंगे, हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। हम लोग मांग करेंगे कि ज़मीन हमें खरीद के दे सरकार, भूमि बैंक बनाए, उसका लिए हम प्रस्ताव लाएंगे। हम लोग बहुत सारे प्रस्ताव है, ये हमारे 50 प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं। इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोगों को ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट हम लोगों को भेज रहे हैं। ये ड्राफ्ट के बाद जो लोग इसमें और सजेशन देंगे, ऐड बैक करेंगे, उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। अब 86,000 करोड़ रुपए इनके पास जमा है। हम कह रहे हैं हमारे लिए तुम लोग हर एमपी, हर सांसद के क्षेत्र में, एमपी का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में आप हमारा एक स्कूल खोल दो, 12वीं तक का 2000 बच्चे उसमें एडमिशन कर दो, इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन दे दो। एजुकेशन हमारे लिए बाबा साहब ने कहा कि पहली चीज़ है, तो एजुकेशन दो। 86,000 करोड़ रुपये लगाओ ना। हम लोग मांग रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपने हाउस में रखेंगे, भीम संसद में रखेंगे कि हर जिले में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए। इस हर जिले में अभी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रदेश की, यूपी है तो लखनऊ में, यदि हरियाणा है तो चंडीगढ़ में या उसके आसपास, ये हर स्टेट की राजधानी में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए। और उसमें हमें ट्रेनिंग दे करके, लोन दे करके हम लोग को इंडस्ट्री लगवानी चाहिए। जब तक हम लोग वो पैसा 86,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च करेंगे, क्यों रखा अपने पास, क्यों नहीं हमारे लगा। तो हम सरकार पे अपनी भीम संसद के द्वारा दबाव बना करके इस तरह के सारे कार्यक्रम लेंगे। ज़मीन बांटने तक का लेंगे। ज़मीन बंट नहीं सकती तो खरीद के तो दी जा सकती है, खरीद के हम लोग को ज़मीन दे। और हम ये भी मांग करेंगे कि 20 साल तक उसके बेचने पे पाबंदी हो, और 20 साल बाद भी यदि कोई भी ज़मीन जायदाद है तो शुल्काश की ज़मीन शुल्काश को ही बेची जाए, दूसरे को किसी भी कीमत पे अलाउ ना हो, चाहे किसी तरह की भी ज़मीन जाए, तब जा कर के हमारा उद्धार होगा। यदि इधर हमें ज़मीन बेचने के लालच दे करके लोग और हमारी ज़मीन खरीद लेते हैं तो वो हो नहीं पाएगा। फिर कोई आदमी हमारी ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। अत्याचार हो रहे हैं, हर गांव में 5 7 10 लाइसेंस हर गांव में मिले, और उनको आर्म्स भी, हमारे को जो बजट आवंटित होता है 90% पैसा बजट का, जो आर्म्स की कीमत यदि 60,000 है तो उस हिसाब से उसको 90% 60,000 का सरकार दे, 10% वो जो लेगा आर्म्स लेगा उसको लाइसेंस दो, आर्म्स खरीद के दो। तो वो लोग गांव में फिर अटोस्ट्री बंद हो जाएंगी। आज जो है मार करके चल देता है, लड़की उठाई वो लेके चले गए। यदि उनको पता होता कि गांव में आर्म्स है और ये लोग जो तुम जुल्म ज्यादती कर रहे हो ये मार भी सकते हैं गोली, तो जुल्म कम हो जाते। मेरी ये गारंटी है कि यदि हम लोगों को गांव-गांव में सब जगह पूरे देश में हमारे बजट के पैसे से खरीद के और आर्म्स दे दिए जाए तो 50% तो कम से कम एट्रोसिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। जिन लोगों को आर्म्स देती है वो किस लिए देती है, वो आत्मरक्षा में, वो हमें मारने के लिए लाइसेंस देती है। हमारी मांग रहेगी कि या तो उनके भी जमा हो या हमें भी लाइसेंस दिए जाए। हम लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती चल रही है इस पर रोक लगने का कोई तो कारण बनाना पड़ेगा। नहीं तो यदि नहीं भी सरकार नहीं रोकने समर्थ है तो हम अपने समाज को फिर प्रस्ताव पास करेंगे, लाएंगे टिट फॉर टैट।
यदि हमारी बहन बेटी के साथ इज्जत लूटी है और उनका मर्डर हुआ है तो मर्डर करने के लिए हम भी अपने समाज को इजाज़त दे देंगे कि आदमी बच के नहीं जाना चाहिए, उसका मर्डर करो। यदि हमें न्याय नहीं मिले, ना अदालतों से ना पुलिस से मिलता, जुल्म जास्ती करने वाले करके निकल जाते, तो चाहे इसमें फिर कितना भी विरोध होगा जो होगा, बशर्ते हमारे 100 आदमी मरे, 500 मरे, 5000 मरे, 50,000 मरे, लाख मरे, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हम बदला लेंगे। यदि सरकार हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम बदला खुद लेंगे, क्योंकि 1% मामले में आज तक कोई न्याय नहीं मिला। इसलिए हम कानून तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन मजबूरी है, यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कानून अपने हाथ में लेने के लिए अपने लोगों को कह देंगे कि भाई आप अपना जो भी है टिट फॉर टैट वाला फार्मूला अप्लाई करो। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं मानती तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, और फिर जो प्रस्ताव अभी आपको बताया है, नहीं मानती है सरकार हमारी जो मांगे हैं, छोटी मांगे क्या हैं, ये जो सरकार में डिस्कस नहीं होता, ये मांगे थोड़े, ये तो हमारे इन लोगों का जो ये फैसला लेते हैं कि 10 साल में बराबर लगे, इन बेईमानों को ये बताएंगे, बेईमानों, हरामखोरों, जो वायदा करते हो, जवान देते हो, प्रस्ताव पास करते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट करो। इनके खिलाफ हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। जो इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है और जो हमारे ये जो अडोक पे नौकरी देते हैं उसमें कोई आरक्षण नहीं है, और एक लेटरल एलिटी शुरू कर दी है, उसमें भी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो सारे बेईमान लोग इकट्ठे होकर के बेईमानों की सरकार हो गई है, और वो अपने अपने आदमियों के लिए काम कर रही है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा इस देश में बराबर का हक है। ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है, एक तरफ कहते हैं जी हम लोग गुरु बनाएंगे इस देश को, गुरु बनेगा, इस देश में गुरु बनेगा, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं वो गुरु बन सकता है। तो ये सब इस तरह की, कभी कहते हैं 5 ट्रिलियन की वो बनाएंगे इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी बनाएंगे? लोगों को रोटी तो दो। आज तारीबन ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना कोई नौकरी मिल पा रही है, ना एक टाइम, मैं आपको बता दूं, कम से कम 20-30%, 20 और 30% के बीच में ऐसे आदमी हैं जो एक टाइम खाना खा के गुजारा कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है गांव देहात में, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जिनके दाम अपने आप पैसे बढ़ा देते, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। ऐसी गवर्नमेंट हमने नहीं देखी जो बिना पूछे लोग अपने आप की कीमतें उनकी बढ़ा रहे, रोज अपने आप बढ़ के पता लगा अभी ये 150 रुपये कोई चीज़ आ रही थी, अभी 195 की आ रही। अभी ये टूथपेस्ट हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी 150 की थी, इस महीने 195 की आई है। इनसे पूछे कैसे बढ़ गया भाई 195, 5 रुपये 10 रुपये, कोई चीज़ बढ़ी नहीं है, तुमने सारे पैसे बढ़ाते जा रहे। हर चीज़ पे ये दवाइयाँ जो 112 रुपये की हमारी एक शीशी आती थी जिसमें 20 गोली थी हार्ट की, वो 120 की बजाय 550 रुपये की आ रही है। तो क्या बदतमीजी है, ये क्या हो गया? अभी 4-5 साल में ही, 6 साल में ही ये क्या हुआ? 2014 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज सब सारी चीज़ घटिया मार्केट में आ रही है, सब में मिलावट आ रही है, डुप्लीकेट आ रही है। कोई आदमी को रेड हो ही नहीं रही, कोई पकड़ ही नहीं रहा, क्योंकि सब तो इस सरकार के रिश्तेदार हैं, सब तो इनके जीजा साड़े लगते हैं। तो ये कौन करेगा उनके ऊपर कार्रवाई? तो हमारा मांग है कि देश को बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ चलाए। हम लोग भीम संसद में जो देश में गरीबों की दुर्गति हो रही है उसके ऊपर विचार करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि वो गरीबों की बात भी सुने। तो ये जय भगवान जाटव जी थे। लगातार आपने देखा होगा शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, और तमाम संस्थाओं के सर्वोच्च भी हैं, सुप्रीमो भी हैं, चाहे वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो राष्ट्रीय शोषित परिषद हो, और अभी भीम संसद के माध्यम से भी मंशा सिर्फ यही है कि तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोग जिनका हक अधिकार मारा जा रहा है उनको हक अधिकार मिले, और वो आने वाले समय में अपने आप को उन तमाम लोगों के साथ खड़ा पाएं जहां पर सर्वोच्च लोग हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।